आइए सुनते हैं कहानी ऊंट। सब लोग उसको ऊंट के नाम से ही पुकारते हैं। वो लंबा और दुबला है और तार के खंभे के समान उसके पैर हैं। हाथ कुदालों की तरह हैं, गर्दन लंबी है और छाती हांडी की तरह है, जिसके ऊपर सूखे नारियल की तरह एक सिर है। वही है ऊंट। पानी से भरे हुए पीपों से लदी हुई गाड़ी खींचता हुआ ऊंट सुबह और शाम जब गली से निकलता तो एक देखने लायक दृश्य होता। चार छोटे छोटे पहियों वाली गाड़ी को मुंह से विकृत आवाज में चिल्लाता वो खींचता तो ऐसा लगता मानो एक भैंस प्रसव पीड़ा में इधर उधर घूमती तड़प रही हो। उसके पीछे पीछे 4-5 छोकरे लग जाते। उसके पीछे पीछे इस तरह चलते मानो वो गाड़ी धकेल रहे हों, लेकिन वो आपस में ऊंट पर मजाक करते, बुरी हरकतें करते और हंसते। ऊंट उनकी तरफ कोई ध्यान न देता। वो दोनों हाथों से गाड़ी का लोहा पकड़कर होठों को जबरदस्ती दबाए हुए सिर ऊंचा कर हिलता डुलता आगे बढ़ता जाता और कभी कभार निचले होंठ को फैलाकर नाक को टेढ़ा कर गली के दोनों ओर बारी बारी से देखता। उसके इस तरह इधर उधर देखने के कारण लोगों ने उसका नाम ऊंट रख दिया था। वो अपने शरीर पर होटलों की मेज़ों पर बिछाया जाने वाला कोई पुराना फटा बदबूदार कपड़ा डाले रहता। वो दाहिनी टांग की पिंडली पर कपड़े का एक टुकड़ा भी हमेशा बांधे रहता। वो कई बरस पहले उसे लगी हुई एक चोट की याद है। घाव तो कभी का भर गया था और उसके ऊपर बाल भी उगाए थे। फिर भी वो उस पर से कपड़े का टुकड़ा अलग करना नहीं चाहता था। शायद उसका ख्याल था कि उसने वो कपड़ा हटाया नहीं कि वो गिरकर मर जाएगा। एक होटल के पीछे लकड़ी रखने की एक कोठरी के एक कोने में झूठन की टोकरी के पास उसके आराम करने की जगह है। शाम को अपना काम काज खत्म कर वो एक टुकड़ा सिगार पीता हुआ गर्दन लंबा कर बैठ जाता। उस समय उसके सहयोगी देहाती लड़के उसकी पीठ और कंधों पर चढ़कर खेलते। उसके लिए भी वो एक खेल ही है। बड़ी देर तक यूं बैठे रहने के बाद वो अचानक उठ खड़ा होता। तब लड़के पिल्लों की तरह उसकी पीठ और कंधों पर से नीचे जमीन पर गिर पड़ते। ये देखकर वो एक गधे के चीखने की तरह ठट्टा मारकर हंस पड़ता। ऊंट और वो लड़के शहर के उस बड़े होटल के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे थे। होटल के लिए जितने पानी की जरूरत होती, ऊंट उसे पीपों में भरकर गाड़ी से लाता। यही उसका काम था। 16 बरस से वो यही काम करता रहा था। 16 साल पहले की उसकी ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं। किसी ने मालूम करने की कोई कोशिश भी नहीं की। लोग उसे पानी की गाड़ी का ही एक अंग समझते। इसी तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी। वो 8 आदमियों का भोजन अकेले खाता था। ऐसी शिकायत होटल का मैनेजर करता था। पानी लाने के काम के साथ ही वो होटल के लिए लकड़ी भी चीरता था। विश्व में और देश में क्या हो रहा था, ऊंट को कुछ भी नहीं जानना था। उसको महज 2 बार ऐसा महसूस हुआ था कि इस दुनिया में कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं। एक दिन सुबह वो हमेशा की तरह गाड़ी खींचता जा रहा था। उस समय रास्ते के पास एक फैक्ट्री के सामने मजदूरों का धरना चल रहा था। एकाएक एक लारी में पुलिस वहां पहुंची और लारी से उतरकर वहां धरना देने वालों और दर्शकों को लाठी से बेरहमी के साथ पीटने लगी। उस हो हल्ले में ऊंट अपनी गाड़ी के साथ भीड़ में फंस गया तो वो गाड़ी छोड़कर भागा, लेकिन भागते समय एक लाठी उसकी पीठ पर भी आ बजी। तब वो पीठ को दोनों हाथों से दबाए हुए गर्दन को आगे बढ़ाकर निचले होंठ को फैलाकर और नाक को सिकोड़कर भाग निकला। वो अपने मोहल्ले में पहुंचने पर भी दौड़ता रहा और गली के दोनों ओर के दुकानदारों की ओर बारी बारी से देखते हुए मुंह को गुफा की तरह खोलकर चेतावनी देता रहा, भागो नहीं तो मार पड़ने वाली है। उसका ख्याल था कि शहर के सभी लोगों पर मार पड़ने वाली थी। उस दिन ऊंट बदहवास होकर लकड़ी वाले कमरे के कोने में दुबका बैठा रहा। होटल मैनेजर के बार बार कहने और धमकी देने पर भी वो नहीं हिला। छोकरों ने उसकी गाड़ी खींचकर होटल पर पहुंचा दिया। उस दिन ही छोकरों को मालूम हुआ था
कि गाड़ी पर पानी का कितना भारी बोझ था। दूसरी घटना। एक बार गाड़ी के साथ एक दुर्घटना घट गई। गाड़ी उलटकर उसकी पीठ पर गिर पड़ी। कोई मामूली आदमी होता तो वो उसी वक्त दबकर मर गया होता, लेकिन ऊंट गाड़ी के नीचे से निकल गया। उसकी पीठ और सिर से खून बह रहा था, फिर भी वो चल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर लड़खड़ाते हुए चलने के बाद वो गिर पड़ा। होटल के मैनेजर को खबर मिली तो उसने आकर ऊंट को एक रिक्शे में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों का ख्याल था कि ऊंट ज़रूर मर जाएगा क्योंकि उसका सिर फट गया था, मगर ऊंट बच गया। जब ऊंट को होश आया तो उसने अपने को एक मुलायम सफ़ेद बिस्तर पर पड़े पाया। उसके सिर, ठुड्डी और कंधों पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। उसने अपनी दाहिनी टांग की पिंडली देखी तो वहाँ पुराना कपड़ा दिखाई नहीं पड़ा। तब उसने फौरन अपने सिर की पट्टी का एक टुकड़ा फाड़ा और इसे पिंडली में बांधकर आंखें बंद कर वो शांति से लेट गया। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने आकर देखा तो ऊंट बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। 1.5 महीने तक वो अस्पताल में पड़ा रहा। उसका बेड बरामदे के कोने में था। एक दिन रात में बरामदे में आवाज़ सुनकर ड्यूटी डॉक्टर ने झांक कर देखा तो वो अचंभे में पड़ गया। ऊंट लोहे के बेड को एक और खींच रहा था। ऐसा करके वो शायद ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसमें गाड़ी खींच सकने की शक्ति थी कि नहीं। दूसरे दिन उसको अस्पताल से विदा कर दिया गया। उसने होटल पहुंचते ही गाड़ी का लोहा पकड़ा और उसे खींचते हुए वो तालाब की तरफ रवाना हो गया। एक दिन होटल के मैनेजर ने ऊंट को अपने कमरे में बुलाया तो ऊंट हक्का बक्का रह गया। उसे मालूम नहीं हुआ था कि क्या बात थी। वो बड़ी देर तक नाक और होंठ को सिकोड़कर और मुंह खोलकर खड़ा रहा। फिर वो बड़े अदब के साथ गर्दन को आगे किए हुए मैनेजर के सामने जा हाजिर हुआ। मैनेजर ने एक बार उसे सिर से पैर तक देखकर कहा, मैंने तुझे एक बात पूछने के लिए बुलाया है। तेरी उम्र कितनी है? ऊंट आंखें फाड़े चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। तुझे इसकी याद नहीं होगी तो जाने दे। तू लंबे अरसे से हमारे होटल में काम कर रहा है। तुझे मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ। मैं अब तेरी शादी करना चाहता हूँ। तू क्या चाहता है? ये सुनकर ऊंट सकपका कर रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। औरत बहुत अच्छी है, तूने उसे देखा है। वो बावर्ची खाने में काम करने वाली मातू है। चूँकि तुम दोनों हमारे होटल में काम करते हो, इसीलिए तुझे उसके लिए पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। शादी में जो खर्चा होगा वो। कहकर मैनेजर ने मेज़ की दराज खोलकर उसमें रखे एक सिगरेट के टीन में से 10-10 रुपए के 3 नोट बाहर निकालकर मेज़ पर रख दिए। फिर वो बोला, ये पैसे तेरी तनख्वाह के ही हैं और अधिक पैसे खर्च होंगे तो मैं अपनी ओर से भेंट के तौर पर दूंगा। क्या तू तैयार है? ऊंट वैसे ही आंखें फाड़े चुपचाप खड़ा रहा। ऊंट तो औरत और शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैनेजर की बातों से उसकी रगों में पहली बार खून की गति कुछ तेज हो गई। उसने नाक और होंठ को सिकोड़कर इधर उधर देखा जैसे वो कुछ सूंघ रहा हो। जल्दी जवाब दो, क्या तू तैयार नहीं है? मैनेजर ने ज़रा जोर से रौब के साथ उससे पूछा। ऊंट ने दांत निपोड़ते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, तू अब जा। कल रात में तेरी शादी होगी। कल तू पानी लेने मत जाना, तेरी छुट्टी रहेगी। ऊंट धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर होटल के पिछवाड़े चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने सहयोगी नटखट छोकरों को एक एक करके पुकारा और उनके कान में फुसफुसा कर बताया, कल मेरी शादी होगी। छोकरों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने पूछा, किसके साथ, कैसी शादी होगी? और वो हंस पड़े। कल रात में देखना, ऊंट ने भी हंसते हुए कह दिया। दूसरे दिन शाम को होटल के मैनेजर ने ऊंट को पुकारा और उसे एक नई शर्ट, एक बड़ी धोती और एक अंगोछा दिया। दूल्हे की पोशाक देखकर लड़कों को मालूम हो गया कि ऊंट ने उनसे जो कुछ कहा था वो सचमुच सही था। कौन है वो औरत? लड़कों ने पूछा। तुम लोग देखो, ऊंट ने हंसकर कहा। रात हो गई और होटल का आना जाना बंद हो गया।
तो 10 नंबर के कमरे में शादी की तैयारी शुरू हुई। नई पोशाक पहने हुए घबराहट के साथ ऊंट कमरे में दाखिल हुआ। उसकी टांग में बंधा हुआ कपड़े का टुकड़ा ज्यों का त्यों था। दुल्हन फर्श पर बिछी चटाई पर सज धज कर बैठी थी। ऊंट ने उसकी ओर ताका। ऊंट को मालूम हो गया कि वो मोटी और काली और बावर्ची खाने की नौकरानी मातू ही थी। पाशविक खुशी को दबाते हुए वो उसकी ओर एकटक ताकते हुए खड़ा हो गया। मैनेजर और ऊंट के सहयोगियों की उपस्थिति में शादी की रस्म पूरी हो गई। लड़कों को उस कमरे में घुसने नहीं दिया गया था। वो लकड़ी वाले कमरे की छत पर चढ़कर देख रहे थे। आकाश में बादल दौड़ रहे थे। कभी चांदनी छिटक जाती थी और कभी बूंदाबांदी होने लगती थी। सियार की शादी में कभी धूप और कभी वर्षा होती है और ऊंट की शादी में कभी चांदनी छिटकती है और कभी बारिश होती है। ये कहते हुए लड़के ठट्टा मारकर हंसे और छत से नीचे उतरकर सोने चले गए। शादी के बाद ऊंट को सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करे। वो आंखें फाड़े हुए खड़ा था। मैनेजर ने हुक्म दिया, अब अपनी जगह जाकर इसके साथ सो जा। ऊंट लकड़ी वाले कमरे में जाकर वहां सोए हुए लड़कों की बगल में अपनी बीवी के साथ लेट गया। ऊंट को ये मालूम नहीं हुआ कि शादी से उसने क्या पाया था या क्या खोया था। पहले की ही तरह उसकी जिंदगी चलती रही। जिंदगी की कितनी ही बातों के बारे में उसे कुछ भी मालूम न था। उसी में वो शादी भी एक थी। महीने पर महीने गुजरते गए। प्रत्यक्ष में ऊंट में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसकी खोपड़ी में चिंताओं की भाग दौड़ हो रही थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन एक सिर दर्द शुरू हो गया था। गाड़ी खींचते वक्त अब वो गली में इधर उधर नहीं देखता था। उसकी गर्दन अब झुकी रहती थी। बिना किसी वजह के ही वो नाराज हो जाता। ऐसे मौक़ों में वो फटी आवाज़ में चिल्लाने लगता। मातू को वो कभी कभार ही देखता। बावर्ची खाने में जब वो चक्की में नारियल पीसती होती या चूल्हे पर मसाला भूनती होती, बावर्ची खाने में जब पानी डालने जाता, तभी उसको ये मौका मिलता। ऊंट को देखते ही मातू मुंह ढककर ठहाका मारती। ऊंट सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। शादी हुए 6 महीने ही बीते थे कि मातू ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन गाड़ी खींचते हुए ऊंट जा रहा था तो सड़क पर लड़के चिल्लाने लगे, ऊंट बेटा हुआ है। ऊंट ने गर्दन मोड़कर देखा। गली से होकर मातू जा रही थी। उसकी गोद में उसका दुलारा बेटा भी था। ऊंट की आंखें चमक उठीं। वो एक आम आदमी की तरह शान से मुस्कुराया, फिर हौले से गाड़ी रोककर मातू के नज़दीक गया। मातू घबरा कर खड़ी हो गई। ऊंट ने उसकी गोद से उस नन्हे मुन्ने को लेकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर बच्चे को एक हाथ में गोद में दबाए ही गाड़ी खींचने लगा। ये देखकर मातू जोर से चिल्लाती हुई गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ये देखकर लड़के चिल्लाने लगे। लोग तमाशा देखने लगे। शोर शराबा सुनकर एक सिपाही भी वहां आ पहुंचा। पुलिस की टोपी देखते ही ऊंट गाड़ी वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुन्ने को कांख में दबाए वो सीधे होटल पहुंचा और वहां से पुलिस की टोपी देखते ही वो घबरा कर होटल की सीढ़ी चढ़कर 10 नंबर के खाली कमरे में घुस गया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। होटल का मैनेजर, मातू, सिपाही और कुछ लोग कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए। अरे दरवाज़ा खोलो, मैनेजर ने हुक्म दिया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी दरवाजे पर ठोकर मारते हुए मैनेजर फिर चिल्लाया, अरे तुझसे मैं दरवाज़ा खोलने के लिए ही कह रहा हूं ना। मुन्ने को मैं नहीं दूंगा, ऊंट ने भीतर से रोते हुए कहा। वो बाद की बात है, पहले तू दरवाज़ा खोल। ये मेरा मुन्ना है, भीतर से फिर ऊंट बोला। अरे मैं तुझसे दरवाज़ा खोलने को कह रहा हूं ना। मैनेजर दरवाज़ा पीटते हुए बोला, इसकी माँ मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरा मुन्ना तो मुझे मिल गया। ऊंट दयनीय स्वर में गिड़गिड़ाया, अरे ये क्या पगझक लगा रखी है, ये किसका मुन्ना है? सिपाही ने पूछा। वो इसका मुन्ना है, मैनेजर ने मातू की ओर हाथ उठाकर कहा। वो तो समझ रहा हूं, लेकिन मुन्ने का बाप?
पुलिस के सवाल की उपेक्षा करते हुए मैनेजर ने जोर से ऊंट से पूछा, अरे तू बच्चे का क्या करने जा रहा है? मैं इसको पाल पोस कर बड़ा बनाऊंगा, नहीं तो बेच डालूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। ये मेरा ही बेटा है, मैं चाहे जो करूं। ऊंट ने जवाब दिया, अरे बच्चू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तू दरवाज़ा नहीं खोलता तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुझे मार डालूंगा। तोड़ोगे? तोड़ोगे तो मैं मुन्ने को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ। ऊंट ने एक विकृत आवाज में धमकी दी। तभी मुन्ने की रुलाई भीतर से सुनाई पड़ी। हाय हाय, वो जानवर मेरे मुन्ने को मार डालेगा। मातू परेशान होकर रोती हुई चीख पड़ी। मुन्ने राजा, सो जा सो जा। भीतर से ऊंट की लोरी सुनाई दी। मैनेजर बड़ी परेशानी में पड़ गया। कुछ लोग परेशान होकर खड़े खड़े सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और कुछ लोगों के लिए वो एक बड़ा ही मनोरंजक दृश्य था। ये तो आप लोगों का आपसी मामला मालूम होता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता, कहते सिपाही नीचे उतरने लगा तो मैनेजर ने उसको रोकते हुए कहा, यहाँ वो बच्चे की हत्या करने की धमकी दे रहा है और तुम इसे हमारा आपसी मामला कहकर जा रहे हो। हत्या होने के बाद आप थाने में खबर करें, अब मैं नहीं रुक सकता, कहते हुए सिपाही चला गया। मैनेजर असमंजस में पड़ गया। हो सकता था कि दरवाज़ा तोड़ने पर ऊंट मुन्ने को गली में फेंक देता। ऐसी हालत में बात खतरनाक हो सकती थी। बच्चे की रुलाई पुनः सुनाई पड़ी। अंदर ऊंट बच्चे के साथ क्या कर रहा था, किसी को नहीं मालूम। अरे मुन्ना, तेरे पास ही रहेगा, वो भूख से रो रहा है, तू दरवाज़ा खोल, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैनेजर ने शांत स्वर में कहा। मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुन्ने की रुलाई लगातार आ रही थी। उसे छोड़ दीजिए, जब उसे भूख लगेगी वो आप ही बाहर निकलेगा, एक दर्शक ने कहा। खपरेल हटाकर ऊपर से कोई कमरे से उतरे तो कैसा, एक दूसरे दर्शक ने अपना विचार प्रकट किया। किसी के कमरे में जाने से पहले ही वो हैवान बच्चे को मार डालेगा, मैनेजर ने कहा। हम देखते हैं कि वो यूं कितने दिन कमरे में बंद रहता है। उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मुन्ना भूख प्यास से मर नहीं जाएगा, होटल एजेंट कणानन ने कहा। जो हो, हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। विवश होकर आखिर मैनेजर और दूसरे लोग वहां से हट गए, लेकिन एजेंट कणानन कमरे के दरवाजे के निकट लेटकर पहरा देने लगा। दिन बीत गया, रात बीत गई, लेकिन ऊंट ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह होने पर मैनेजर और होटल के दूसरे कर्मचारी 10 नंबर के कमरे के दरवाजे पर जा खड़े हुए। मैनेजर ने ऊंट को पुकारा, लेकिन खामोशी छाई थी। आखिर मैनेजर ने दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुसने का निश्चय किया। दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा, फिर अंदर से ऊंट की कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा टूटने के बाद मैनेजर ने अंदर झांक कर देखा तो वो चीख पड़ा। अंदर छत की शहतीर से ऊंट की नंगी देह लटक रही थी। उसकी छाती में मुन्ना कपड़े से बंधा हुआ था। मैनेजर ने अलमारी पर चढ़कर ऊंट की छाती से कपड़ा खोलकर मुन्ने को अलग किया। मुन्ने का शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ, उसका दिल हौले हौले धड़क रहा था। मुन्ना अभी जिंदा है, मुन्ने को संभाले हुए मैनेजर ने कहा। लंबी गर्दन को जरा सरकाकर, मुंह जरा खोलकर, अधखुली आंखों से ऊंट ने दरवाजे से घुस आई रोशनी में मुन्ने की तरफ देखने की कोशिश की।